हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स और फाउंडेशन एग्जाम्स की भी। तो अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करना या कोई बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना, तो अकेला मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे ही आपको सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको किसी को पे नहीं करना। अकेला प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ बेस्ट कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं थ्योरी पार्ट, चैप्टर नंबर 11, क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो अगर आप हैं क्लास 6 में तो ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। और अलजेब्रा की ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये है थ्योरी लेक्चर। इससे पहले ऑलरेडी 2 थ्योरी लेक्चर रिलीज हो चुके हैं, मतलब वो ऑलरेडी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने पहले 2 थ्योरी लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ये आप देख रहे हैं थर्ड पार्ट, जहां पे कुल मिला के मैंने एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिकल यूज और उसी के साथ में यहां पे इक्वेशन वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया। और आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 11 की अलजेब्रा चैप्टर जो है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से 11.4 और 11.5 उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो 11.4 और 11.5 आप जब ये थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच कर लेंगे तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए एकदम हो जाएंगी लड्डू, मक्खन हो जाएंगे एकदम। यस, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, थ्योरी लेक्चर है, कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़ाई गई है। आप बहुत अच्छे से लास्ट तक सुनिए, लास्ट तक बने रहिए, तो ही आप एक्सरसाइज 11.4 और 11.5 को समझ पाएंगे कि वहाँ पे क्या स्टेप्स का यूज़ करना है और आपको क्या सिखाया जा रहा है। क्लियर है? पहले 2 लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ पे हमने वर्ड अलजेब्रा सीखा, हमने वहाँ वर्ड अर्थमेटिक, हमने वहाँ वर्ड ज्योमेट्री को समझा। हमने वहाँ पे दोनों लेक्चर्स में हमने वहाँ समझा था कि वर्ड वेरिएबल क्या होता है, वर्ड एक्सप्रेशंस क्या होता है, एक्सप्रेशंस की नीड क्यों पड़ी। हमने वहाँ पे एक पैटर्न पढ़ा है, मैस्टिक पैटर्न। ये सब कुछ आपको पहली 2 वीडियोज़ में दे दिया गया था। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पे एक्सप्रेशंस का प्रैक्टिकल यूज, मतलब आपकी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे वर्ड एक्सप्रेशन यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स का ये जो शब्द है एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन को समझने के लिए थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करना जो सेकंड थ्योरी लेक्चर था। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, एक्सप्रेशंस इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर है, लास्ट थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद आप सीधा एक्सरसाइजेस 11.4 11.5 को ज़रूर सॉल्व करना। और वहाँ पे भी अगर कोई डाउट आता है तो पूरे स्टेप्स के साथ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर दी हैं। 11.4 11.5 कंप्लीट तरीके से अपलोड करवा दी गई हैं। क्लियर? तो चलिए थ्योरी लेक्चर समझते हैं। तो यहाँ पे समझना कि देखो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एक्सप्रेशंस मैंने आपको क्लियर किया था कि बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर जब हम नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज़ करते हैं समथिंग टू एक्सप्रेस, हमारे दिल की भावना को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इस एक्सप्रेशंस को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरह के स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं, ठीक है, और उससे हमें एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना सीखना है। और अगर आपको ये आ गया तो आगे वाली जो क्लास है आपकी 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इनमें आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए हो जाएंगी बहुत ज़्यादा आसान। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या बोला, यूजिंग द एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। आप एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं, उन सवालों में किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, वो स्टेटमेंट्स पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए एक चार्ट फॉर्मेशन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक सिचुएशन लिखी है। ये सिचुएशन को आप ऐसा कंसिडर करके चलिए कि आपके सामने कुल मिला के एक सवाल दिया है। उस सवाल से आपको वेरिएबल का यूज करते हुए आपको एक्सप्रेशंस को फॉर्म करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस इन विच एक्सप्रेशंस आर यूजफुल
वो वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सवाल जहां हमें आने वाले हैं और जहां पे इस चीज को हमें यूज करना है, एक्सप्रेशंस फॉर्म करनी है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने दी है। पहली सिचुएशन देखना, सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। दो कैरेक्टर्स का नाम दिया है, एक का नाम है सरिता और दूसरे का नाम है अमीना। सरिता के पास 10 मार्बल ज्यादा है। अब यहाँ पे वर्ड मार्बल का क्या मतलब है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जहाँ पे वर्ड मार्बल आने वाला है। तो आप लोगों ने गांव साइड या पहले देखे होंगे कंचे आते थे, कंचे मतलब कंचे इन द सेंस ग्लास की छोटी छोटी बॉल्स होती थी जिनको फिंगर्स से खेला जाता था। यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि उनको मार्बल्स बोला गया, या कुछ भी प्लेइंग कार्ड टाइप, पत्थर, ठीक है, कई ऐसे गेम होते हैं जो पत्थरों की हेल्प से खेला जाते हैं। तो इस तरह के जो गांव साइड के गेम होते हैं, जहाँ पे विलेजेस साइड में इन तरह के गेम्स को खेला जाता है, वहाँ पे मार्बल्स का यूज़ होता है, कई तरह के स्टोन्स का यूज़ होता है। आप लोगों ने अगर पिट्ठू खेला हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जमाया जाता है। तो लोग इनका कलेक्शन करके रखते हैं। जो बच्चे, जिन स्टूडेंट्स को, जिन छोटे बच्चों को एक गेम पसंद है, वो लोग इन मार्बल्स का कलेक्शन करके अपने पास इस गेम को सजा के रखते हैं। हो सकता है आपके कई पेरेंट्स के पास इस तरह के उनके बचपन के मार्बल्स रखे हों, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली गेम में यूज होने वाले स्टोन्स को इन्होंने मार्बल बोला है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। अमीना के पास जितने मार्बल हैं उससे ज्यादा सरिता के पास है। और सरिता के पास कितने ज्यादा हैं, तो सरिता के पास अमीना के कंपैरिजन में 10 मार्बल ज्यादा है, 10 मार्बल ज्यादा है। अब आप बात को समझना, अगर मुझे यहाँ वेरिएबल का यूज करना है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि अननोन है, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे किस चीज को मैं वो अननोन क्वांटिटी दे सकता हूं, सरिता को या अमीना को। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात दोनों की है। सरिता के पास 10 मार्बल ज्यादा हैं अमीना के कंपैरिजन में। अब सरिता को x रखें कि अमीना को x रखें, यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी। क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी आपको किसी को देनी है तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज याद रखना, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया, जो आपको पता करना है उसको हमेशा x लेते हैं। यहाँ पे सरिता के बारे में तो इन्होंने बात की है, बट अमीना के बारे में कुछ डाटा नहीं दिया, अमीना को सिर्फ एज ए रेफरेंस पॉइंट माना है। तो इस केस में मैं कहूंगा कि अमीना के पास आप x मार्बल्स दे दो। ऐसा मान लो, ऐसा एज्यूम कर लो कि अमीना के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। क्लियर? अगर अमीना के पास x नंबर ऑफ मार्बल है तो इससे हमें यह समझ आता है कि जो सरिता है, सरिता के पास कितने मार्बल होंगे। अमीना के पास अगर x मार्बल है तो सरिता के पास 10 ज्यादा है अमीना के कंपैरिजन में। अमीना के पास x है तो सरिता के पास x + 10 है। देखो, एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई। तो इसी तरीके से ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई स्टेटमेंट अगर हमें दिया है तो वहां से हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते भी जाना। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब यहां पे अगर सेकंड सिचुएशन की बात करूं तो सेकंड सिचुएशन देखो कैसा दिया हुआ है। यहां पे बोल रहा है बालू इज 3 years यंगर देन राजू। बालू और राजू दो दोस्तों का नाम दिया है, दो भाइयों का नाम दिया है, दो कैरेक्टर्स का नाम दिया है, दो स्टूडेंट्स का नाम दिया है। आपको जो मानना है वो मान लो। क्लियर है? तो बालू और राजू दो लोग हैं, ठीक है। बालू की जो उम्र है वो 3 साल यंगर है एज कंपेयर टू राजू। ये दो शब्दों का यूज बहुत ज्यादा सवालों में होने वाला है। कौन से वो दो शब्द हैं? एक शब्द है यंगर और दूसरा शब्द है एल्डर। जब वर्ड यंगर यूज हो, यंग मतलब जवान, ठीक है, तो यंगर का मतलब होता है यहां पे जब मैथमेटिक्स में ये वर्ड यूज होगा, दैट मींस आपको ये चीज पता होनी चाहिए जिसके कंपैरिजन में यंगर यूज कर रहे हैं, मतलब वहां पे छोटे भाई की, छोटी बहन की या आपसे छोटी एज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यंगर का मतलब जो अभी यंग है, ठीक है। ओल्डर, एल्डर, ये जो शब्द है इसका मतलब आदमी की एज बड़ी है। एज कंपेयर टू दिस, इनकी अगर बात हो रही है तो ये छोटे हैं, तो छोटे हैं मतलब माइनस करना है। ये चीज आपको समझना है। क्लियर है? तो बालू इज 3 years यंगर। जो बालू है वो 3 साल छोटा है, किससे? राजू से।
तो देखो बालू के बारे में तो बात की है, क्या राजू के बारे में कोई भी डाटा दिया है? तो यहां से अगर मैं वेरिएबल का यूज करूं और जिसके बारे में कुछ नहीं दिया उसको अगर मैं x बोल दूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि राजू की जो एज है वो x ईयर्स है। आप मान लीजिए ऐसा कि राजू की जो एज है वो x ईयर्स है, तो अगर राजू की एज x ईयर है तो इसका मतलब जो बालू है, बालू की एज x-3 होगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो बालू की एज x-3 ईयर्स होगी। अगर राजू की एज x ईयर है तो बालू की एज x-3 होगी, क्योंकि बालू जो है वो 3 साल यंगर है, 3 साल छोटा है एज कंपेयर टू राजू। तो राजू अगर x है इसलिए x आगे लिखा है और 3 पीछे लिखा है। कई स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, वो कहते हैं सर हम 3 - x क्यों नहीं लिख सकते? भाई 3 - x लिखेंगे तो वो कहानी बदल जाएगी। क्लियर है? यहां पे जिसकी बात की गई है, राजू की बात की गई है, राजू की एज x ईयर्स है, इस कारण हम बालू की एज को x-3 बोल रहे हैं, क्योंकि बालू 3 साल छोटा है। डन है? कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें मुझे बताइए। आपको ये 2 स्टेटमेंट, एक एज वाला सवाल, एक एज वाला स्टेटमेंट, और दूसरा ये नंबर ऑफ मार्बल्स वाला सिचुएशन समझ आया? थर्ड सिचुएशन देखिएगा, यहां पे थर्ड सिचुएशन दिया है, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। विकास एक नाम दे दिया, विकास, ठीक है। तो विकास की जो एज है, ठीक है, वो बोल रहे हैं विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। जो राजू की एज है, विकास उसका 2 गुना है। ऐसा मान लो आज आपकी एज 10 साल है और आपके पिताजी जो हैं वो मान लीजिए 30 साल, 35 साल, 40 साल के हैं, ठीक है। तो आपका कंपैरिजन में आपकी पिताजी की जो एज है वो कई गुना ज्यादा है, ठीक है, बड़ी हुई एज है उनकी। तो नंबर ऑफ टाइम्स की बात होती है यहाँ पे। तो ये कह रहा है जो एज राजू की है एज कंपेयर टू राजू, अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास जो है वो 2 गुना है। वर्ड ट्वाइस, थ्राइस, ये शब्द पता होने चाहिए। जब मैं ट्वाइस की बात करता हूं तो ट्वाइस का मतलब होता है TWIC, ट्वाइस का मतलब होता है 2 into। थ्राइस वर्ड का मतलब होता है 3 into। थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? 4 टाइम्स, इसके बाद जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है टाइम्स। तो टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो, हर एक बारीक, हर एक छोटी बात मैं आपको समझा रहा हूं। डन है? चलिए कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए कि आप नोट्स बना रहे हैं, हाँ या ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए इधर देखिएगा, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। जो विकास है ये राजू के कंपैरिजन में 2 गुना है। तो देखो विकास की बात की है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे बात की है विकास की, कि विकास जो है वो 2 गुना है। किसकी बात नहीं की? जिसकी बात नहीं की उसको x मान लो। क्लियर है? जिसको रेफरेंस माना है, यहां पे राजू को एज ए रेफरेंस माना है और विकास के बारे में बात की है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं दिया, अगर उसकी एज को मैं एक वेरिएबल रख दूं, हमेशा देखो आप x ले रहे हो, जरूरी नहीं है x लेना है। आप a ले लो, आप b ले लो, आप c ले लो, आप z ले लो, आप p ले लो, आप w ले लो, आप कुछ भी ले लो, लेकिन वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। और वो एजम्पशन का एक नंबर होना चाहिए, मतलब आप जब किसी नंबर को एज्यूम करोगे तो वहां पे आप एक वेरिएबल का यूज करते हैं। क्लियर है? तो हमेशा स्मॉल लेटर फ्रॉम A to Z आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहां पे हर जगह पे x का यूज किया तो जरूरी नहीं है आपको सवाल में भी x यूज करना है, आप कोई भी वेरिएबल यूज करो, मैं ये बताना चाह रहा हूं। चलिए, तो विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, लेट राजूज एज बी x ईयर्स। अगर मैं वेरिएबल को यहाँ इंट्रोड्यूस कराता हूं तो जिसके बारे में कोई बात नहीं की हम उसको x मान लेंगे। अगर उसको x मान लिया तो ये क्योंकि रेफरेंस पॉइंट था, विकास की एज क्या हो जाएगी? तो विकास की एज इसकी एज का 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे देखो विकास की जो एज है वो 2x ईयर्स आई, 2 into x। क्लियर है? चलिए 4th पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। 4th पॉइंट में क्या बोला है? राजू के जो पिताजी हैं, राजूज
फादर्स, इंग्लिश का यूज देखो कैसे हो रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब जब भी किसी के नाम के आगे एस या किसी भी चीज के आगे एस लगा दिया जाता है तो उसको रेफरेंस माना जाता है, ठीक है, उसको पास्ट माना जाता है। तो यहां पे राजूस मतलब राजू को रेफरेंस मानते हुए किसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फादर्स। यहां पे आर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है, आर के साथ एस नहीं जुड़ा, पिताजी लोग नहीं है, एक पिताजी है, ठीक है। तो राजू के जो पापा हैं, राजूस फादर्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश की तरफ ना जाएं। अगर हम यहाँ पे सिंपल एक लैंग्वेज समझें तो इन्होंने बोला है जो राजू के पिताजी हैं, इज का मतलब इक्वल टू का साइन, ठीक है, इज 2 years मोर। ये जो वर्ड है मोर, मोर का मतलब प्लस। इनके जो पिताजी हैं, किसके? राजू के जो पिताजी हैं वो 2 साल ज्यादा हैं, 2 years मोर देन 3 times राजूस एज। अगर राजू की एज की बात की जाए तो राजू के जो पिताजी हैं, राजू की एज को अगर 3 गुना कर दिया जाए, गुना का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स। अगर राजू की कुछ एज है, राजू की एज को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, 3 इंटू कर दूं, तो उस केस में यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि राजू की एज को अगर 3 गुना कर दूं और उस 3 गुना करने के बाद जो नंबर आ रहा है उस नंबर में अगर 2 को ऐड कर दूं तो वो राजू के पिताजी की एज है। क्लियर? सिंपल सी बात। अब देखो किसकी बात की गई है? तो पिताजी की बात की गई है, ठीक है, तो पिताजी की बात की गई है बट राजू को रेफरेंस माना गया है। तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर से नीचे तक जिसको रेफरेंस माना जाता है, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया बट वो रेफरेंस पॉइंट है, वो ही मेन पॉइंट है, उसको एक्स ले लो। राजू को लेके राजू के पिताजी की बात की गई है, इसका मतलब हम राजू की एज को एक्स मानेंगे। लेट राजूज एज बी एक्स ईयर। तो राजू की एज अगर x है तो उनके जो पिताजी हैं उनकी एज क्या होगी? तो देखना, राजू की एज अगर x है तो उसने बोला था अगर राजू की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी अगर 2 ऐड कर दूं तो ये पिताजी की एज होगी, इसलिए यहां पे ऐसा आया है 3x + 2। समझ आ रही है बात? क्लियर है? देखो राजू की एज में 3 गुना कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स हो गया, +2 और आगे 2 साल ऐड कर दिए। तो इसका मतलब यहां पे कुल मिला के हमें प्रैक्टिकल सिचुएशंस दी गई थी जहां पे हमें वेरिएबल का यूज करना, उससे दूसरी चीज को एक एक्सप्रेशन को बनाना, मैं ऐसा बोलूंगा एक एक्सप्रेशन को बनाना, ये तुम्हें आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने चैप्टर की शुरुआत की, एक्सप्रेशंस आपको बताया कि एक्सप्रेशंस का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। कुछ और सिचुएशंस देखना, 5, 6, 7, 8 में भी सिचुएशन दी है। क्या बोला है? हाउ ओल्ड विल सुशांत बी 5 years फ्रॉम नाउ। अब देखो एक सिंपल सा सवाल पूछा है। क्या पूछा है? कितने साल का होगा कौन? सुशांत। ठीक है, सुशांत की एज क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद सुशांत की एज क्या होगी? देखो सुशांत की एज नहीं दी है, लेकिन अगर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराऊं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट द सुशांत एज, प्रेजेंट एज इन ईयर्स बी x ईयर्स। इसको मैं मानता हूं कि चलो y ईयर्स ले लेते हैं, लेट y बोला है, ठीक है, लेट y बी द एज। मैंने एक वेरिएबल ले लिया y, हमने बोल दिया सुशांत की एज आज y ईयर है। 5 साल के बाद, भाई साल बढ़ते जाएंगे, अगर आज कोई एज है, अगर आज आपकी 10 साल है, 5 साल के बाद आपकी एज 15 साल होगी। कैसे? आज की एज आपकी 10 साल है, 10 में 5 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो आगे वाली बात पता चलेगी, फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं हमेशा एडिशन का साइन आएगा, इस कारण y + 5 बोला। सुशांत की एज 5 साल के बाद
5 प्लस 5 होगी, y प्लस 5 होगी। y उसकी आज की एज है और 5 साल के बाद उसकी टोटल एज होगी y प्लस 5। डन। कमेंट बॉक्स में बताओ। ये एज वाले सवालों पे ज्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा आप लोग गलतियां करके आते हो। एनसीईआरटी बुक से ही ये सब कुछ एग्जाम्पल्स को पिक किया गया है आपको हर एक बारीक बात समझाने के लिए। विल बी, होगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंग्लिश का भी मैं टच दे रहा हूँ सो दैट आपको इंग्लिश से स्टेटमेंट बनाने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यही होंगी। विल बी, मे बी, ठीक है, क्या थी, क्या है, ये सारी चीजें अगर समझ आ रही हैं तो प्लस माइनस का सिंबल समझ आएगा। पीछे जाओगे माइनस होगा, आगे जाओगे ऐड होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डन। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे थम्स के साथ बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक साथ साथ करते जाइए। चलिए मूव करते हैं सिक्स्थ सिचुएशन पे। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, हाउ ओल्ड वॉज सुशांत 4 years ago। यहां पे देखो वर्ड एगो यूज हुआ और यहां पे वर्ड यूज हुआ था विल बी। ये शब्द समझ आ रहे थे, विल बी फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, एगो पास्ट के बारे में बात हो रही है। अभी मैंने बताया जब भी पीछे के बारे में बात करेंगे, पास्ट के बारे में बात करेंगे तो माइनस होगा, और जब भी आगे के बारे में बात करेंगे मतलब फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा एडिशन होगा। क्लियर है। तो ये पूछ रहे हैं सुशांत की एज आज से 4 साल पहले क्या थी, 4 years पहले क्या थी। तो यहां पे देखना, अगर आज की एज मैंने y ली थी, देखो लेट y बी द सुशांत प्रेजेंट एज। अगर आज की एज सुशांत की y years है तो आज से 4 साल पहले, ठीक है, तो आज से आप माइनस कर दो 4 को, तो y माइनस 4 इसलिए किया। डन। y उसकी आज की एज है, पीछे जा रहे हैं इसलिए -4 किया, आगे जा रहे हैं इसलिए +5 किया। ये चीजें समझ आनी चाहिए, क्यों +5 क्यों -4। एग्जाम्पल सेम है सुशांत, आप अपने आप को यहां पे रखो। मैं अगर आपकी बात करूं तो अगर आपकी एज आज 11 साल है, 10 साल है, जितनी भी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मतलब अगर चाहते हो बताना तो बता दो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे आपसे ही बोल रहा हूँ कि आपकी जो भी आज की एज है, आप अपने आप को एग्जाम्पल लो। आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो कॉमन सी बात है आप पीछे जाएंगे तो माइनस करते हुए जाएंगे। और मैं पूछूंगा आज से 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, ऐड करेंगे। तो वही चीज यहां पे की है। क्लियर है। चलो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ सो दैट हम भी मोटिवेट हों, हमें भी पता चले कि यस आप लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। चलिए 7th वाला देखिएगा। 7th वाले में एक एग्जाम्पल में क्या बोला है, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब देखो यहां पे 2 नाम दिए, अगेन 2 नाम दिए, आपको यही चीजें पकड़नी है। एक जगह गेहूं की बात हो रही है और एक जगह चावल की बात हो रही है, एक जगह व्हीट की बात हो रही है, एक जगह राइस की बात हो रही है। व्हीट के बारे में उन्होंने क्लियर बोला है, राइस को रेफरेंस मानते हुए। आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यहां पे इन्होंने बोला जो गेहूं का कॉस्ट है, जो गेहूं की प्राइस है वो 5 रुपए कम है, ठीक है, 5 रुपए कम है, इज 5 लेस किससे, जो राइस का कॉस्ट है। और 1 केजी की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है, पर केजी के बारे में बात हो रही है। तो मान लो अगर चावल का कॉस्ट 50 रुपया है तो जो गेहूं का कॉस्ट है वो इससे 5 रुपए कम है। ये बोल रहा है कि गेहूं जो है वो 45 रुपीज का होगा। 1 किलो 1 केजी के बारे में बात हो रही है। दोनों जगह देखो ये क्वांटिटी सेम है, ठीक है। कौन सी डिफरेंट क्वांटिटी है, रेट की। रेट और क्वांटिटी मतलब उसका जो वेट है वो सेम है, लेकिन जो रेट है वो डिफरेंट है, उसी चीज को बताया गया। तो यहां पे देखो व्हीट के बारे में चर्चा की है, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बात की है, इन्होंने बात की है गेहूं के बारे में, क्लियर बोला है गेहूं का कॉस्ट, लेकिन राइस को रेफरेंस माना है। मैंने अभी बताया जिसको रेफरेंस मानेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं देंगे, उसको हमेशा एक्स मान लो। तो राइस को हम यहां पर 1 केजी राइस को हम यहां पर पी मान लेते हैं। हमने बोला कि 1 केजी चावल का जो रेट है वो मान लो
P रुपीज है, P एक वेरिएबल है, एक लेटर है, इसको मैंने कोई नंबर एज्यूम कर लिया। तो चावल का अगर रेट पता चल गया, ठीक है, आप बताइए गेहूं का क्या वेट होगा। तो गेहूं का वेट 5 रुपए कम है 1 केजी का, तो हम कहेंगे जो वीट का कॉस्ट है 1 केजी का, वो राइस के कॉस्ट में से 5 रुपए कम कर दो, P-5 कर दो। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक कॉस्ट मुझे पता है 50, दूसरा मुझे ये पता है कि वो इससे 5 रुपए कम है, तो मैं बता सकता हूं वो 45 रुपीज का है। तो हमने इसलिए इस 50 को ही हमने यहां पर P माना है, P-5। तो एक चीज समझना, जब भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम आती है, ऐसी सिचुएशंस में आप खुद को डाल दो। आप ऐसा एज्यूम करो कि आप वहां पे हो, आप किसी शॉप पे खड़े हो, उस शॉप वाले से आप बात कर रहे हो, शॉप वाला आपको रिडल दे रहा है और आपको पहेलियों को सॉल्व करना है और फिर सामान परचेस करना है। अगर आप ऐसा मान के मैथ्स को गेम मानते हुए अगर करेंगे तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। गेम, एक गेम की तरह खेलो मैथ्स को। मैथ्स बहुत इजी है, ठीक है, मैथ्स को आपको गेम की तरह खेलना पड़ेगा। आपको 2 मिनट के लिए उस सिचुएशन में जाना पड़ेगा जिस सिचुएशन की बात हो रही है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि आप वहां खड़े हो, ठीक है, और आपने दुकानदार से बोला मुझे चावल दे दो या मुझे गेहूं दे दो, तो कॉस्ट बता देना लेकिन पहले गेहूं की कितनी है। दुकानदार ने ऐसे ही मजे लिए आपके, मतलब उसने एक रिडल दिया, चलो मैं एक पहेली देता हूं, पहले आप पहेली को सॉल्व करो फिर मैं आपको गेहूं दूंगा। तो दुकानदार ने सिंपल सी कहानी बोली कि जो गेहूं का कॉस्ट है वो मेरे चावल की कॉस्ट से 5 रुपए कम है, और चावल का जो कॉस्ट है वो लिखा हुआ है। तो आप फटाक से चावल का कॉस्ट देखेंगे और उसमें से 5 रुपए कम करके आप समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको खुद को सिचुएशन में डालना पड़ेगा, तो ही आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए मूव करते हैं 7th एग्जाम्पल के बाद हम लोग लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, और वो लास्ट एग्जाम्पल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब देखो, ऑयल एक लिक्विड है और राइस जो है ये एक सॉलिड है। सॉलिड का वेट हमेशा केजी में नापा जाता है और लिक्विड का वेट हमेशा लीटर्स में नापा जाता है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो ऑयल का कॉस्ट है वो 5 रुपए नहीं, वो 5 गुना है। ऑयल का जो कॉस्ट है, इन्होंने क्या बोला, ऑयल का जो कॉस्ट है वो 5 गुना है किसका, 5 टाइम्स किसका है, तो वो 5 टाइम्स है राइस का। और राइस के बारे में देखो कुछ नहीं बोला, तो जब राइस के बारे में कुछ नहीं बोला तो राइस को मैं मान के चलता हूं P रुपीस। क्लियर है? तो राइस अगर P रुपीस की है तो ऑयल का कॉस्ट, देखो अमाउंट के बारे में बात हो रही है, दोनों सिमिलर क्वांटिटी हैं, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, वो डिफरेंट क्वांटिटी है, लेकिन दोनों के प्राइस के बारे में बात हो रही है। जो ऑयल का प्राइस है वो राइस से 5 गुना है, तो राइस को अगर मैंने P मान लिया तो इस केस में मैं कहूंगा कि ऑयल का जो कॉस्ट है 1 लीटर का वो 5P होगा। ये 5P कहां से आया? 5P का मतलब है जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है P के साथ, और P क्या था, तो ये राइस के 1 kg का वेट था, वह कॉस्ट था। तो 5 इंटू P किया तो ये हमारा खर्चा ऑयल का आ जाएगा। इतना सिचुएशन में वो कह रहा है कि आपको वेरिएबल को कैसे यूज करना है, ये आपको यहां पे सिखाया जा रहा है। क्लियर है? अब यहां तक तो हमने एक्सप्रेशंस की, सिचुएशन को समझा, प्रैक्टिकल नॉलेज ली। अब हम आगे समझने वाले हैं इक्वेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन कैसे सॉल्व होती हैं। तो इधर देखना हेडिंग क्या लिखी है, इसको पढ़। व्हाट इज एन इक्वेशन? अब यहां पे ये बोल रहा है इक्वेशन क्या होती है। तो मैं बहुत क्लियर, पहले तो देखिए पूरी यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है कि ये वर्ड इक्वेशन कहाँ से आया, क्यों ज़रूरत पड़ी, और मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझा दूं कि भैया देखो एक्सप्रेशंस, जब कोई 2 एक्सप्रेशंस को आप आपस में इक्वलिटी का साइन लगा के लिखते हैं, देखो एक एक्सप्रेशन को जब आप इक्वलाइज करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, तो इस केस में इस सिचुएशन को ही हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज इक्वेशन,
तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए इक्वेशन का मतलब क्या है, तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि जब कोई दो एक्सप्रेशंस को इक्वल टू का साइन, मतलब इक्वालिटी का साइन लगाकर एक साथ लिख दिया जाए इस तरीके से, तो इसी चीज को हम इक्वेशन कहते हैं। डन, ठीक है। अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि यहां पे कैसे समझाया। इन्होंने बोला है रिकॉल द मैस्टिक पैटर्न। थ्योरी 1 में मैंने एक मैस्टिक का पैटर्न पढ़ाया था, आप उसको 2 मिनट के लिए रिकॉल करो, ठीक है। और वही सेम पैटर्न मैं, वो एल वाला एक पैटर्न मैंने जो लेक्चर 1 में बताया था, वो एल वाले पैटर्न की ड्राइंग हमने यहां बना दी। 2 स्टिक्स का यूज हुआ, 1 एल बना। 4 स्टिक का यूज हुआ, 2 एल बने। और फिर इसके बाद 6 मैस्टिक्स का यूज हुआ, 6, तो टोटल 3 एल बने। इस केस में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल सी एक्सप्रेशन बनती है। कोई आपसे ये जानना चाहे कि मुझे 100 एल बनाने हैं, तो बताइए कितनी मैस्टिक लगेंगी। उसके लिए आपके दिमाग में एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैंने एक्सप्रेशन बनाना सिखाया था और मैंने कहा था यहाँ पे एक रूल बनता है, और वो रूल बनता है कि सिंपल आप 2n लिख सकते हैं, 2 नंबर ऑफ मैस्टिक्स यूज्ड टू फॉर्म 1 पैटर्न। 2 मैस्टिक से 1 पैटर्न बन रहा है। आपको कितने नंबर ऑफ पैटर्न्स चाहिए, तो यहाँ पे n बेसिकली डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पैटर्न्स को। आपको कितने पैटर्न, कितने नंबर ऑफ पैटर्न्स चाहिए, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 1000 पैटर्न चाहिए, कितने l चाहिए, वो आपको n डिनोट करेगा। और 2 मतलब हर पैटर्न बनाने के लिए 2 मैस्टिक लग रही हैं, तो हम 2 को इंटू n करते हैं। ये रूल हमने समझा था। क्लियर है? आगे समझना। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, तो हाउ डज वन फाइंड द नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड। अभी देखो, अभी मुझे ये जानना है कि कितने, फाइंड द नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड गिवन द नंबर ऑफ मैस्टिक। अगर आपको ये पता हो कि एक पैटर्न बनाने के लिए कितनी मैस्टिक लगती हैं, तो आपको कितने एल्स बनाने हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस रूल को आप यूज करेंगे, 2n रूल को आप यूज करेंगे। अभी हाउ मेनी एल्स आर फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ मैस्टिक्स गिवन इज 10। अब हम उल्टी बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि हमारे पास 10 नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं। कितनी मैस्टिक्स हैं? 10 नंबर ऑफ मैस्टिक है। क्लियर व्यू दे दिया उन्होंने कि मेरे पास अगर 10 नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं तो कितने एल बन सकते हैं, हाउ मेनी एल्स। आप बात को समझ रहे हैं? पहले रूल कब बनाया हमने, रूल कैसे बनाया, रूल हमने ये बनाया कि एक एल बनाने के लिए 2 मैस्टिक लगते हैं, ठीक है। और मुझे नंबर ऑफ एल्स बनाने हैं, तो एक रूल यूज होगा, वो रूल है 2n। n से हमें ये पता चलता है कि आपको कितने एल बनाने हैं, ठीक है। तो n आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पैटर्न्स। अब अगर आपको ये पता है कि मेरे पास सिर्फ 10 मैस्टिक है, तो 10 मैस्टिक से कितने एल बन सकते हैं। इस केस में हम देखो एक चीज का यहां यूज कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है यहां पे कि 2n की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 है। क्यों? ये रूल है, ये रूल है। क्या रूल है कि एक पैटर्न बनाने के लिए 2 मैस्टिक जब मल्टीप्लाई होंगी नंबर ऑफ एल्स के साथ, तो हमें इस रूल से ही पता चलता है कि हमें 100 एल मिलेंगे या 1000 एल मिलेंगे या कितने एल मिलेंगे। n हम पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न्स, हमें नंबर ऑफ मैस्टिक्स के बारे में पता चलता है। मतलब हमें ये पता चलता है कि हर पैटर्न बनाने के लिए अगर 2 मैस्टिक है और मुझे अगर 10 एल बनाने हैं, तो 2 इंटू 10 कर दो, आपको ये पता चलेगा कि आपको 20 मैस्टिक चाहिए। अभी हमें नंबर ऑफ मैस्टिक दी है, ठीक है, हमें ये पता है एक पैटर्न बनाने के लिए 2 मैस्टिक लगती हैं, तो यहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगी और इससे हमें ये करेक्ट वैल्यू पता चलेगी कि कितने नंबर ऑफ n फॉर्म्ड हो सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अगर मैं रेड पेन से मार्किंग करूं तो ये n निकल जाएगा, इसीलिए इक्वेशन बनी। इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई? देखो एक इक्वेशन बनी है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, 2n एक एक्सप्रेशन है, 10 एक एक्सप्रेशन है। 2 एक्सप्रेशंस मिलके आपकी इक्वेशन बना रहे हैं। तो 2 इक्वेशन मिलके एक इक्वेशन बना रहे हैं। क्लियर है? और रूल 2n का हमने यहां यूज किया। तो n यहां पे बताता है नंबर ऑफ पैटर्न्स, मुझे कितने पैटर्न मिल सकते हैं अगर मेरे पास सिर्फ 10 मैस्टिक्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द वेरिएबल n। अब इस कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा जब हम n की वैल्यू डालेंगे। सेटिस्फाई कराने का मतलब कि हमेशा याद रखना यहाँ पे दो साइड होती हैं। एक है आपकी LHS साइड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है। जब मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो इस तरफ देखते हुए इक्वल टू साइन के इधर ये 2n लिखा है, इसलिए इसको कहते हैं LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो चीज है ये लिखी हुई है इक्वल टू साइन के इधर, मतलब मेरे राइट हैंड साइड पे, इसलिए इसको कहते हैं RHS साइड। जब भी एक LHS साइड एक RHS साइड होती है, इक्वालिटी का साइन यूज करके, ये साइन जो कहलाता है ये इक्वालिटी का साइन कहलाता है। तो जब भी इक्वालिटी का साइन यूज किया है दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो इसको इक्वेशन कहते हैं। व्हाट इज इक्वेशन? इसका आंसर आपको मिल गया। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? तो दो तरीके हैं। एक है यहाँ पे अभी आप जो पढ़ रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ डालनी है और देखना है कौन कौन सी वैल्यू डालने पे यहाँ 10 आएगा। देखो अगर मैं n को 1 डाल देता हूँ, इफ n इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 2 होता है। मुझे क्या चाहिए था? मुझे 10 चाहिए। इफ n इज इक्वल्स टू 2, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। ठीक है, आपका जो LHS है वो LHS है आपका 2n, आपको RHS चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो n की जगह पे मैं डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा, इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? और इसका क्वेश्चन आपकी लास्ट एक्सरसाइज 11.5 में दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे इफ n की वैल्यू 3 होगी, अगर n की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ आंसर आएगा 6। इफ n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 8। इफ n इज इक्वल्स टू 5 तो 2 इंटू 5 ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो फाइनली मेरा आंसर 10 आ रहा है, RHS आ रहा है मेरा 10 जब मैं n 5 डालूंगा। ये चीज आप समझो। तो n की वैल्यू 5 डालने पे 10 आ रहा है, मतलब 5l फॉर्म हो जाएंगे। n की वैल्यू 5 आ रही है, 5l का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा अगर हमें 10 मैस्टिक्स दी है। तो इसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। एनी इक्वेशन लाइक द अबव इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, इट इज सेटिस्फाई ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और हर वेरिएबल की एक डेफिनेट वैल्यू है, ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक डेफिनेट वैल्यू हर वेरिएबल की होगी हर इक्वेशन के अंदर, तो ही उस इक्वेशन का आंसर आएगा। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो कुल मिला के जब आपको सेटिस्फाई कराना है तो आपको LHS इक्वल टू RHS करना होगा। एन इक्वेशन हैज एन इक्वल साइन, एक इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है दो साइड्स के बीच में। द इक्वेशन सेज दैट द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए मैंने सर्कल घुमाया ये बताने के लिए, जो मैं अभी समझा रहा था वही चीज लिखी हुई है। इक्वालिटी का साइन अगर आप लगा देते हो किसी भी दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इफ द LHS इज नॉट इक्वल टू द RHS, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा तो वी डू नॉट गेट एन इक्वेशन, उस केस में हम उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखना 8 माइनस 3 करने पे 8 माइनस 3 करने पे 8 गया 7 गया 6 गया 5 आ रहा है, तो 8 माइनस 3 करने पे 5 आ रहा है। तो यस, LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर आ रही है। ठीक है, अगर यहां पे दिया होता कि 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11, तो ये गलत दिया है, इसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? दिस इज नॉट एन इक्वेशन। तो आपको ये चीज यहां तक ये समझा रहा है। देयर इज एन इक्वल साइन बिटवीन द LHS एंड RHS. Neither of the two sides contain a variable, both contain numbers. We may call this as a numerical equation. अच्छा, ये चीज पता होना चाहिए न्यूमेरिकल इक्वेशन कब बोलते हैं। ये 11.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपसे पूछा है बताइए इसमें से कौन सी इक्वेशन है।
तो इक्वेशन हम उसको कहेंगे जहां पे नंबर्स होते हैं, जहां पे वेरिएबल्स होते हैं और जहां पे मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं। m.r लिख रहा हूं। नंबर इक्वेशन हम उनको कहते हैं, अगर मैं यहां पे आपको लिख के दिखाऊं तो नंबर इक्वेशन जैसा कि इन्होंने लिखा है, नंबर इक्वेशन का मतलब आपके पास सिर्फ नंबर्स दिए हों, कोई भी वेरिएबल्स ना हो, इक्वालिटी का साइन लगा हो। इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, नंबर्स यूज हो रहे हैं, बट वेरिएबल्स नहीं है, और मैथमेटिकल रिलेशंस भी यूज हो रहे हैं जैसा कि यहां पर हुआ है। ठीक है, तो नंबर्स है, मैथमेटिकल रिलेशंस है। ठीक है, दो साइड है, इक्वालिटी का साइन है, इक्वेशन है, बट इसको हम नंबर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक चीज और आपको मैं यहां बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x ग्रेटर देन 5 या 7y माइनस 8 इज लेस देन, मैं कह रहा हूं 19, ऐसा कुछ दिया है मान लो। अगर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दिया है तो इस केस में हम कहेंगे यहां पे इनइक्वालिटी का साइन है, इनइक्वालिटी साइन है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ठीक है, यहां पे इनइक्वालिटी साइन है। हायर क्लासेस में इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी सिखाया जाएगा, 7th 8th 9th में इसको भी सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन अभी तुम्हें 6th क्लास में सिर्फ ये समझना है कि इक्वेशन किसको कहते हैं। दो प्रकार की इक्वेशन है, एक तो सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन और एक है सिंपल नंबर इक्वेशन। क्लियर है? यूजुअली द वर्ड इक्वेशन इज यूज्ड ओनली फॉर इक्वेशंस विथ वन और मोर वेरिएबल्स। ये चीज क्लियरली लास्ट स्टेटमेंट में बोली, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लो। तो इस प्रकार से आपने यहां तक चीजें समझी। अभी इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में पूरी गाथा खत्म। एक्सप्रेशंस का कॉमन लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसी वो सिचुएशंस बनती हैं जहां पे एक्सप्रेशंस फॉर्म कर सकते हैं, वो आपने सीखा। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक, अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पे मैं ऐसा कहूंगा कि जब भी कोई वेरिएबल हमें दिया होता है, ये एक इक्वेशन है, हमें हमेशा इस दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, और वेरिएबल की वैल्यू अगर मैंने फाइंड कर ली तो हम कहते हैं हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो सॉल्यूशन यहां किसको बोलेंगे? जब आप वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर ले, वही चीज यहां पे लिखी है। The value of a variable in an equation which satisfies the equation is called a solution to the equation. यहाँ पे क्या बोला है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x is equals to 7। अगर मैं x की वैल्यू कुछ निकाल लूं तो ये सॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू, मैं यहाँ पे 7 ना लेके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आए? आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, तो मैं कहूंगा ये 2 इसका सॉल्यूशन है। मतलब इस 2 को अगर मैं LHS साइड पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, LHS हमारा क्या है? तो LHS है हमारा 2x, और x क्या है? तो x 2 है, तो 2 इंटू 2 की आंसर क्या होगा? ये होगा 4। इसका मतलब ये हमारा RHS निकल के आ रहा है। तो जब LHS में वैल्यू डालने पे या किसी वेरिएबल की वैल्यू डालने पे वो LHS इक्वल टू RHS दे दे, इस केस में हम कहते हैं ये जो x इक्वल टू 2 है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, 2x इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में जो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से डाल रहे हैं, द ट्रायल एंड एरर मेथड, यही मेथड अभी मैंने आपको बताया, इस मेथड के थ्रू आप जो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, उससे जब LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो हम कहेंगे यही सॉल्यूशन है इक्वेशन के लिए। तो यहां पे 10n इज इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2n इक्वल्स टू 10। 2n की वैल्यू 10 है। अभी 2 में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं? तो आप कहेंगे सर n इक्वल्स टू 5 सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो 2 इंटू 5 करूंगा तो देखो ये करने पे 10 आ रहा है। जब मैंने LHS में n की वैल्यू को डाला, ये आपका LHS था, ठीक है, और n की वैल्यू जब LHS में डाली तो मुझे ये जो 10 मिला ये RHS के बराबर मिला। क्लियर है? तो हम कहेंगे therefore LHS is equals to RHS जब n की वैल्यू 5 है। तो n equals to 5 is the solution of this equation जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा। इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें बार बार और वैल्यू को डाल डाल के चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है आपके 11.5 में। क्लियर है? तो बोर्ड यहां पे कर लेते हैं क्लियर और आपको बता देते हैं कि यहां पे फाइनली थ्योरी जो है वो हो गई है आपकी कंप्लीट। तो यहां पे ये जो थ्योरी आपने वॉच की, पूरी गारंटी आप 11.4 11.5 बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? अब आप जब सर्च इंजन में जाके, गूगल सर्च इंजन में जाके टाइप करते हैं magnetbrains.com तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। और मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा वीडियो को आप वेबसाइट पे आके वॉच करें। रीजन ये है कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे वीडियोस को एक प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में देख सकते हैं। पहले हमें पहला लेक्चर थ्योरी का पढ़ना है, उसके बाद उस पर बेस्ड एक्सरसाइज पढ़नी है, फिर हमें सेकंड लेक्चर पढ़ना है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज पढ़नी है, फिर हमें थर्ड लेक्चर पढ़ना है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज पढ़नी है। तो एक प्रॉपर जो मैनर है, एक प्रॉपर जो तरीका है, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में वो आपको सिर्फ वेबसाइट पे मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ magnetbrains.com टाइप करके इस तरीके से इंटरफेस पे आना है। क्लास 6 का ऑप्शन यहाँ दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे। ऐसे ही अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है हायर क्लासेस की, या कोई आपसे छोटा है, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम तैयारी कर रहा है, तो उनको भी इसी तरीके से सर्च करना है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आप देखेंगे क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक सारे ऑप्शन है। NCERT बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स की लिस्ट मिलेगी। आपके कोई बड़े भाई बहन है वो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, CUT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बताइए कि 100% फ्री एजुकेशन वेबसाइट पे किस प्रकार से वो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं। किसी तरह का कोई चार्जेस, सब्सक्रिप्शन फीस भी हमें यहाँ पे नहीं करनी। क्लियर है? आप जैसे ही क्लास 6 क्लिक करेंगे तो आपकी सारी टीचर आपके सामने आ जाएंगी। जो लोग साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है सारे टीचर्स के द्वारा। आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, आप मेरी फोटो के नीचे यहाँ पे क्लिक करिए, वॉच नाउ, एक आइकन है वॉच नाउ रेड कलर का, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए, या जिन भी टीचर्स में क्लिक करते हैं वॉच नाउ को, उन टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट कंटेंट पे मेरे थ्रू 6th क्लास की मैथ्स प्रॉपर अरेंज मैनर में NCERT की बुक कंप्लीट तरीके से आपके पास अवेलेबल है। NCERT की थ्योरी हो गई, NCERT के एक्सरसाइजेस हो गई, NCERT के एग्जाम्पलर हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ कंप्लीट तरीके से अवेलेबल है। जो सी वीडियो क्लिक करनी है उस वीडियो पे क्लिक करिए और आपके पास इस तरीके से वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन लेना, किसी तरह का कोई चार्जेस आपको कहीं पे नहीं करने, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको नहीं पे करनी। आपको सिर्फ 3 छोटे काम करने हैं। वो 3 छोटे काम क्या हैं? तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, मतलब आपको भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही कोई वीडियो आती है पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप फटाक से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसी के साथ में दूसरों की हेल्प करने के लिए आप शेयर जरूर करिए, तो लिंक को शेयर करना ना भूलिए किसी भी सोशल मीडिया पे या आपके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिंक्स को जरूर शेयर करिए सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी घर बैठ के 100% फ्री एजुकेशन ले सकें। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।